प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल के प्रथम पाठ वितरण के मानचित्र इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अभी ये जो हम भूगोल पढ़ने वाले कक्षा 9वीं का, इसमें महाराष्ट्र के भूगोल के बारे में दर्शाया गया है। वितरण माने होता क्या है? वितरण माने क्या होता है? अलग करना। क्या करना? बांटना या अलग करना, जिसे क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मानचित्र जो होता है वह कई माध्यम से तैयार किए जाते हैं। अगर मानचित्र का वितरण न किया जाए तो हमको किस क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करनी है, मालूम करनी है, वह हमको पता नहीं चलता है आसानी से। अगर वितरण कर देते हैं तो आसानी से हमको यह पता चल जाता है कि यह जो दिशा निर्देश है या संकेत है वह क्या दर्शाता है। यह आसानी से हमको क्या होता है? पता चल जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है? मानचित्र का वितरण किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उद्देशात्मक मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्र द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक वितरण दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि के वितरण को सांख्यिकी जानकारी के अनुसार दर्शाया जाता है। क्या? वर्षा, तापमान और जनसंख्या। इस प्रकार मानचित्रों का उपयोग प्रदेश के विविध घटकों के वितरण का स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे मानचित्र में घटकों का वितरण संबंधी ढांचा सरलता से समझ में आ जाता है। तो वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए संबंधित घटकों की सांख्यिकी जानकारी आवश्यक होती है। सांख्यिकी यानी नंबर्स। मानचित्र में यह वितरण निम्न 3 प्रकारों से दर्शाया जा सकता है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो होता है, नंबर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। वितरण के देखिए मानचित्र बच्चों, चित्र में देखिए दर्शाया गया है। वितरण के 3 घटक दर्शाए गए हैं: बिंदु पद्धति, क्षेत्रघन पद्धति और समघन पद्धति। इन्हीं तीनों माध्यम से क्या किया जाता है? मानचित्र का वितरण किया जाता है और इनके माध्यम से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे बिंदु पद्धति क्या होती है। सांख्यिकी जानकारी के आधार पर बिंदु पद्धति से, बिंदु मतलब समझ रहे, डॉट्स जो होते हैं। जैसे महाराष्ट्र का भूगोल है तो किस क्षेत्र में क्या पाया जाता है उसको क्या किया जाता है? डॉट से, सांख्यिकी जानकारी को डॉट से क्या करते हैं? हम दर्शाते हैं। तो देखिए चित्र में क्या है, कहीं छिटपुट है तो कहीं क्या है? बहुत अत्यधिक घना दिखाई दे रहा है डॉट। तो बिंदु पद्धति के मानचित्र तैयार करते समय केवल गणना के आधार पर प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जाता है। गणना यानी काउंट्स करना, गिनना। किसी विविध प्रदेश में जिस प्रकार के घटक का वितरण हुआ है उसी प्रकार के मानचित्र में बिंदु दर्शाकर वितरण दर्शाया जाता है। जैसे प्रदेश की जनसंख्या, पशुओं की जनसंख्या का वितरण। अब यह जो दर्शाया जाता है बिंदुओं के माध्यम से, तो उसकी एक सांख्यिकी होती है। जैसे एक बिंदु बराबर क्या होगा? 10 जनसंख्या, 10 लोगों की जनसंख्या। या एक बिंदु बराबर, जैसे क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं, 10 पशुओं की संख्या। यानी यह निर्धारित किया जाता है कि एक बिंदु क्या दर्शाएगा। वह बिंदु क्या दर्शाएगा? यानी वह संख्या दर्शाएगी। कितनी? वह निर्धारित किया है। एक बिंदु 100 संख्या दर्शाएगी कि 10 दर्शाएगी, 5 दर्शाएगी। उस प्रकार से क्या किया जाता है? मानचित्र पे वो डॉट्स जो होते हैं, बिंदु जो होते हैं, वो डाले जाते हैं। बिंदुओं द्वारा वितरण दर्शाते समय बिंदु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि इसका मूल्य इतना होगा, यानी कि 100 होगा, 50 होगा, 10 होगा, जो भी होगा निर्धारित किया जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंतर्गत घटकों की सांख्यिकी जानकारी अर्थात न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या ध्यान में रखी जाती है। इसे हमको देखिए, जैसे चित्र में हमको दिखाई दे रहा है मानचित्र में कि जो डॉट्स है वह क्या है? कहीं ज़्यादा है तो हमको इसे क्या होता है? पता चलता है कि वहाँ घना है या नहीं। जहाँ घना है वहाँ अधिक डॉट्स है, जहाँ घना नहीं है वहाँ पे क्या है? डॉट्स कम है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? उसकी जानकारी हमको आसानी से, अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाती है।
कि न्यूनतम है या अधिकतम है। इस प्रकार बिंदुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय बिंदु का आकार, घटकों का घनत्व और मानचित्र का पैमाना आदि ध्यान में रखा जाता है कि कौन से बिंदु क्या हैं, अधिक जैसे छोटे हैं या बड़े, उनको डॉट्स देना है। तो डॉट्स भी क्या कहते हैं, वो भी निर्धारित किया है। बड़े डॉट्स कितने संख्या दर्शाएगी, कितना सांख्यिकी दर्शाएगी, छोटे डॉट्स जो है बिंदु है वह कितना जनसंख्या दर्शाएगी। प्रत्येक उपविभाग के अंतर्गत प्रशासकीय सीमाएं घटकों की संख्याओं के लिए कितने बिंदु देने हैं, यह पहले निश्चित किया जाता है। मानचित्र में बिंदुओं को अंकित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। निम्न बातें क्या हैं, मूल्य के अनुसार प्रत्येक बिंदु का आकार समान होना चाहिए, यानी जो बिंदु है छोटा है या बड़ा है, जो भी वहाँ दर्शाया जाता है उनके आकार क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जल स्रोत, यातायात प्रबंधन आदि घटकों का वितरण ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार बिंदु दिए जाते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाते समय ग्रामीण जनसंख्या बिंदु द्वारा और नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए गोल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, जैसे जनसंख्या दर्शानी है तो क्या किया जाता है, डॉट्स का ही यूज किया जाता है, बस केवल किसका, डॉट्स का ही, यानी बिंदु का, बिंदु पद्धति का ही यूज किया जाता है। अगर ग्रामीण दर्शाना है बिंदु द्वारा और नगरीय संख्या को दर्शाना है तो गोल का के लिए गोल का उपयोग किया जाता है। वह गोला क्या होगा, गोला यानी राउंड सर्कल, वह क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। जैसे ग्रामीण का दर्शाना है तो बड़ा हो सकता है, नगरीय का दर्शाना है तो छोटा हो सकता है, लेकिन क्या किया जाता है, सर्कल किया जाता है। जो घटक किसी प्रदेश में विपुल मात्रा में फैले हुए होते हैं ऐसे घटकों के वितरण के लिए बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त होती है। विपुल माने कम, यानी कम मात्रा में जहाँ फैले होते हैं ऐसे घटकों के वितरण बिंदु पद्धति अधिक उपयुक्त होती है। तो आपने देखिए बच्चों देखा कि बिंदु पद्धति क्या होती है, किससे किसके लिए यूज किया जाता है। तो अक्सर यह क्या होता है कि यह आकार दर्शाने के लिए, संख्या दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, जनसंख्या दर्शाने के लिए इस पद्धति का अक्सर क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। कौन से, बिंदु पद्धति का, बिंदु पद्धति का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बच्चों हम देखते हैं क्षेत्र घन पद्धति। दूसरी पद्धति क्या है, देखो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं किस प्रकार से क्या है, जैसे प्रमुख नगरों के बिंदु क्या है, छोटा बिंदु जो है वह क्या दर्शाता है, 1000 जनसंख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, 1000। उससे बड़ा जो है वह 50,000 दर्शाता है। तो आपको देखिए इसमें दिख रहा है 50,000 वाला क्या है, इस प्रकार का है, ये क्या दर्शाता है, 50,000 जनसंख्या दर्शाती है। ठीक है, जैसे अंजनगांव सुरजी है, यह क्या दर्शा रहा है, 50,000 जनसंख्या दर्शा रहा है। 1 लाख उसके बगल वाला है, 2 लाख जो जनसंख्या दर्शाता है वो उसके बगल है, और 5 लाख जो दर्शा रहा है, जैसे अमरावती है, ये क्या दर्शा रहा है, 5 लाख जनसंख्या दर्शा रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, ऐसे बिंदु जो है वह क्या है, 5 लाख दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो डॉट्स होते हैं, सर्कल होते हैं, यह दिए जाते हैं बिंदु पद्धति में। ठीक है, फिर आगे चलिए क्षेत्रघन पद्धति देखिए। क्षेत्रघन पद्धति यहाँ पे देखिए आपको चित्र दर्शाए गए हैं। यह क्या किया जाता है, ये रंगों के माध्यम से, अलग अलग छटाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे इसका मानचित्र दिया गया है 400 से अधिक, 300 से लेकर के 400, 301 से लेकर 300, 101 से लेकर 200 और 100 से कम। ऐसे क्या देखिए इसमें छाया चित्र दर्शाया गया है। ये छाया चित्र रंग के माध्यम से हमको पता चलता है कि यहाँ की जनसंख्या इतनी है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। अगर हमको डॉट से दर्शाना हो तो बिंदु पद्धति से तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो यह क्या किया जाता है, यहाँ का जनसंख्या गणना दर्शाना है तो हमको छाया क्षेत्र, जैसे अब यहाँ धारणी है, लदरा है, अचलपुर है, मुर्सी है। तो यहाँ देखिए कुछ जो है प्रदेश ज़िले के जो है नाम दिए गए हैं, और इससे क्या है, क्षेत्रगण जो है छटाओं के माध्यम से, रंग छटाओं के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है। और जनसंख्या पैमाना निर्धारित कर दिया जाता है। 400 से अधिक है तो जो आप रंग देखेंगे वो 400 से क्या दिखेगा, अधिक दिखाई देगा। 301 है तो वह रंग आप छटा देखेंगे
जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे जनसंख्या क्या रहेगी, जनसंख्या का घनत्व वो क्या रहेगा 301 से लेकर के 400 तक का रहेगा। तो क्षेत्र घन पद्धति है। इसमें क्या होता है, रंग छटा कृष्ण धवल, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ये मानचित्र तैयार करते समय घटकों का मापन, सर्वेक्षण और प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त सांख्यिकी जानकारी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक उप विभागीय घटकों के लिए एक ही मूल्य दिया जाता है। प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्रीय विभाग के घटकों का न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य ध्यान में रखा जाता है। इसके पश्चात 5 से 7 वर्गों में इसे विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्गानुसार एक रंग छटा अथवा कृष्ण धवल, काला सफ़ेद आकृतिबद्ध उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग करते समय पहले मूल्यानुसार रंग गहरे हो जाते हैं और उनके मूल्य वर्ग के अनुसार मानचित्र पर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो उसमें देखिए मानचित्र में आपको दिया गया है कि रंग छटा जो है उसमें कई रंग हैं और रंग के माध्यम से दर्शाया जाता है कि यहाँ का जो है इतने प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है, और हम आसानी से क्या करते हैं, पहचान सकते। तो बच्चों ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको देख करके समझ लेना है कि कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में जो है अत्यधिक जो है जनसंख्या का घनत्व है, और आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा पैमाना के अनुसार। आइए देखते हैं समघन पद्धति। तो हमने पिछली कक्षा में सरोच्च रेखा तथा समदाब रेखा मानचित्र देखे। इस मानचित्र में समूल रेखाओं के आधार पर मानचित्र वितरण दर्शाए गए हैं। जब किसी घटक का वितरण बार बार होता है, ध्यान से समझिए, जब किसी घटक का वितरण बार बार होता है तब उसे दर्शाने के लिए समघन पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे ऊंचाई, तापमान, वर्षा। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि ऊंचाई, तापमान, वर्षा दर्शाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो पद्धति कौन सी होती है, समघन पद्धति होती है। यहाँ देखिए नीचे आपको जो है इसके मानचित्र दिए गए हैं। इस मानचित्र को आपको समझना है। ये क्षेत्रघन है। समघन पद्धति देखिए यहाँ पे नीचे आपको दर्शाई गई है समघन पद्धति। इस समघन पद्धति को आपको ऐसे अमरावती जिले का औसत वार्षिक वर्षा का दर्शाया गया है, तापमान। तो इस समघन पद्धति से दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। औसत वार्षिक वर्षा 1300, 1200, 1100, 1900, 800, 700 तो दिया गया है। दिशा क्या आपको देखिए उत्तर है तो उसके नीचे क्या होगा, दक्षिण दिशा होगी। साइड में पूरब होगा, उसके अपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा। तो यहाँ देखिए दिशा भी आपको आसानी के साथ पता चल सकता है। तो रंग दिए गए हैं, छटाएं, और छटाओं के माध्यम से दर्शाया गया है कि यहाँ पे कितना जो है वार्षिक वर्षा का जो मिलीमीटर जो होता है तापमान, और वर्षा जो होती है वह कितनी होती है दर्शाया गया है। 3 मानचित्रों के लिए प्रदेश में कुछ स्थानों की ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि की गहरी सही सांख्यिकी जानकारी प्राप्त की जाती है। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि आसपास के 2 स्थलों की ऊंचाई का अथवा वर्षा का अंतर समान होता है। इससे क्षेत्र के अंतर्गत उप विभागों का विचार नहीं किया जाता। सांख्यिकी जानकारी ही उस स्थान की होती है। इस प्रकार की सांख्यिकी जानकारी को बिंदु से संबंधित जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निम्न चरणों का उपयोग करके समघन मानचित्र तैयार किया जाता है। तो देखिए समघन मानचित्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है। समघन मानचित्र तैयार करते समय घटकों का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखते हुए वर्गांतर यानी इंटरवल निश्चित किया जाता है, जो रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित करता है। दूसरा दिया, निर्धारित वर्गांतर के लिए रेखाएं ऊंची होती हैं, जिसमें सममूल्य स्थानों को रेखाओं में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार तैयार किए गए मानचित्र के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सममूल रेखाएं पास पास हो तो घटकों का परिवर्तन अधिक तथा एक दूसरे से दूर दूर हो तो परिवर्तन मंद होता है, मंद यानी कम, धीमा। इन मानचित्रों के वितरण के प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो अमरावती जिला का जैसे इसमें दिया गया मानचित्र, आप उसे देखिए तो ज़्यादा आपको समझेगा। समझ करके मानचित्र तैयार करना भी सीखिए। नीचे देखिए मानचित्र दिया गया, इस पर कुछ प्रश्न आएंगे आपको एग्जाम में। इसे देखना है वर्षा की मात्रा, तो आप इसको समझना है कि किस जिले में किस वर्षा का प्रमाण अधिक है। इसे आपको तैयार करना है। कोल्हापुर जिला जैसे इसकी वार्षिक वर्षा मात्रा दी है, तो ये प्रश्न जो है आपको तैयार करना है।
समझना है। तो छटाओं को देख करके आसानी के साथ आप पैमाना देखिए यहाँ पर दिया गया है। इस पैमाने को आपको क्या करना है, समझना है। अगर वर्षा की मात्रा मिलीमीटर में, मिमी में, तो उसे आपको आसानी के साथ उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ कोल्हापुर ज़िले का जनसंख्या घनत्व दिया है बिंदु पद्धति से, तो उसे आप आसानी से जो है समझ के बता सकते हो। उसको हल करना सीखिए। जब तक हल करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद क्या करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये आपके स्वाध्याय में था। ये आपको स्वाध्याय वृत्तांत इसमें पढ़ लेना है। तो ये सब आपको पूरा बुक पढ़ करके इसके जो स्वाध्याय हैं, इस स्वाध्याय को आपको क्या करना है, पूरा करना है। और बीच में जो दिया गया क्वेश्चन है, जो प्रश्न पूछा है मानचित्र का, वो मानचित्र को क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए जो मानचित्र में प्रश्न, मानचित्र से प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पे है, किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है, 200 से कम जनसंख्या वाले तहसील कौन सी हैं। ये सब चीज़ें आपको तैयार करना है, सब एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।